This is the one, na? This is the paper that we have to do. I jumped from 60 to 88. माशाल्लाह, वेरी गुड। अल्लाह करे इसी तरह अच्छे मार्क्स रहें। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बेडीज कर रहा हूँ। देख लिया मैंने आप लोगों का स्क्रीन शेयर वाला शिकवा मेरे पास से हुआ था शेयर, वो तार नहीं कनेक्टेड थी। हम्म। ऑल राइट जी, चले आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। यार रायमा, रायमा इसमें कैम्ब्रिज वालों ने गड़बड़ की हुई है। वो वन कम लिखा हुआ है ना इसमें, ये वही वाला क्वेश्चन है ना? ये इसमें एग्जामिनर्स ने थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है। ऑल राइट। या नहीं नहीं, ये मैंने कंफर्म किया हुआ है। वी नो दैट। अच्छा जी, चलो। सो वी विल गेट मार्क्स। हाँ हाँ। वो एक दिन क्या हुआ, एक क्वेश्चन मुझे भेजा सर हसन ने। ठीक है। तो मुझे सर हसन ने कहा कि यार इसका आंसर नहीं आ रहा, रेशियोज का आसान सा सवाल था। इतना आसान सा क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन देखा, मैं पागल हो गया कर करके। मैंने मैंने पहले हसन को कहा, हसन ये आसान सा सवाल है, बॉक्सेस बना, ये वैल्यू इधर डाल, ये वैल्यू इधर डाल। तो कहते कहते सर आप कर देना जरा मुझे। मैं करने बैठा, वो क्वेश्चन ही ना सॉल्व हो, इसमें इन्फॉर्मेशन ही पूरी नहीं थी। क्लियर किया कि आईजीसीएसई का था। आईजीसीएसई वालों ने पूछा होता, कोई 1-2 साल पुराना था। 2 मार्क का क्वेश्चन था। भाई वो मैं कर करके करके मैं परेशान हो गया। फिर मैंने मार्किंग स्कीम देखी, मार्किंग स्कीम में आंसर लिखा हुआ। मैं कहूँ ये कैसे लिखा हुआ है इनमें? बाद में जाके कहीं मैंने ढूंढी ढूंढी ढूंढी, एग्जामिनर रिपोर्ट उसकी ढूंढी। तो एग्जामिनर रिपोर्ट में लिखा हुआ जी कि ये तो क्वेश्चन ही खराब था हमसे गलती से, इसके हमने बाद में बच्चों को फुल मार्क्स दे दिए थे। मैंने कहा यार कितनी गलत बात है, हो सकता है पेपर में कोई बच्चा 8-10 मिनट बैठा रहा हो इसके ऊपर। ठीक है, वो कब रहा हो। तो उसके टाइम का कौन जिम्मेदार है? तुमने तो 2 मार्क्स दे दिए। ऑल राइट भाई। चलो जी, जरा पेपर खोल लें। पेपर खोल लें, पेपर खोल लें। राइम ये मैं तुम्हें करवा दूंगा साथ अपने। यार फंक्शंस की प्रैक्टिस कोई ना मिस करे, मैं पहले बता रहा हूँ। मैं हारून, कोई मसला नहीं मेरा बेटा, आई नो दैट। आप ना मिस बख्तावर को बताओ, वी विल मैनेज दैट, डोंट वरी मेरा बेटा। अच्छा। अली इज डूइंग रीसेंट पेपर्स फॉर आईजीसीएसई बेटर। रीसेंट इज बेटर अली, क्योंकि क्वेश्चन का स्टाइल चेंज हो गया हुआ बेटे। या वर्किंग इज इनफ, हसान इज ओके। चलें बेटे, जरा पेपर खोलें जल्दी 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 मेरा बच्चा। जल्दी, इधर उधर की बातें ना करें मेरे साथ। चलें, 4024 समर 25 MS 23। चलें। मैं फंक्शन की प्रैक्टिस को करवाऊंगा, जिस तरह के क्वेश्चंस करवाऊंगा अच्छी तरह करके जाने हैं। उस तरह के क्वेश्चंस आप टारगेट हो रहे हैं इन्हें। ठीक है। चले आएंगे, लूप्स मार्क किए थे। हाँ जी, लूप मार्क करवा दूं। नहीं जी, पहले पेज के ऊपर पहला क्वेश्चन लूप वन में बिलोंग करेगा। दूसरा नहीं करेगा, तीसरा बिलोंग करेगा। चौथा नहीं करेगा, पांचवा बिलोंग करेगा। छठा पूरा आएगा, सातवां भी पूरा आएगा। ठीक है। आगे प्रोबेबिलिटी आ गई, परसेंटेजेस आ गई नहीं। 10वां आएगा। ठीक है। अच्छा, ये सेट की जो शेडिंग एडिंग है ना, ये मैं लूप वन में करता होता हूँ। लिस्टिंग वाले सेट्स में हमेशा लूप वन में करता हूँ। नहीं करना होगा तो बाद में कर लेना। ठीक है। सेट की ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपका जिधर दिल करे तो कर लेना। ऑलराइटी। 16 13 10 7 कौन सा सीक्वेंस है? कौन सा कैसा सीक्वेंस है? 16 13 10 7 थ्री थ्री से माइनस हो रहा है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। लीनियर या अरिथमेटिक दोनों। ठीक है, तो इसको पहले कर लेंगे। जी। ये मुझे बताना, ये क्या करें? इसको क्या करें? ये बिल्कुल करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म तो इतनी मजे की होती है लूप कैलकुलेटर वाले पेपर में। ठीक है। ऑलराइट। फैक्टराइजेशन करेंगे, यस। मीन पहले निकालेंगे। बच्चों मुझे 1 मिनट देना प्लीज।
जी भाई। वेयर कैन आई फाइंड द मोड? विच मोड? स्टैट्स वाला मोड? स्टैट्स वाला मोड आंखों से देखना है तुमने? क्या क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो, इधर आओ। ओ, वो कैलकुलेटर ठीक मोड में या नहीं मोड में है? वो ऊपर टॉप कॉर्नर में देखो, छोटा सा डी लिखा होगा, डिग्री के लिए। अच्छा जी। 15 लूप वन में नहीं है ना? ना ना ना, ग्राफ को तो मैं हाथ में नहीं लगाऊंगा। सर्कल्स मुझे नहीं अच्छे लगते। ठीक है। ये क्या है बच्चों? ये मुझे बताना, ये क्या है? सॉल्व द इक्वेशन। ये एक पार्ट लूप वन में कर लेना, अलजेब्रा क्वाड्रेटिक का ना, ये पार्ट पहले लूप वन में कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री बाद में, ये देखो नीचे एंड पे छुपाया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है। अपर लोअर बाउंड लूप वन। गंदी ट्रिग्नोमेट्री नहीं, अभी नहीं करेंगे। विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट अभी नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। सो हाउ मेनी मार्क्स डिड यू गेट फॉर लूप वन? आइए। 3 और 4 7 इस पेज पे हैं। 7 के बाद 3 10। 10 के बाद इधर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 10 और 4 14। 15 16 17 18 19 20 21 22 20 24। 24 और 4 28। 28 और 20 30 31 32 33 34 35। All right, 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45. Okay, pinpoint 45. So loop 1, 45 मार्क्स का बना। कम का बनना चाहिए था, मैंने थोड़े। नहीं नहीं, 63 का लूप वन, तो इसका मतलब है आपने मेरे से पास पेपर सेशन लिया ही नहीं ना। भाई अगर आप 63 मार्क्स का अभी भी लूप वन में ना रहे ना, 50 50 मार्क्स का लूप वन में ना रहे हैं। भाई कोई भी बच्चा जो 45 मार्क्स से ऊपर का लूप वन में ना रहा है, तो बेटे आपने मेरे से पास पेपर सेशन लिया ही नहीं है। आप आपने सिर्फ मुझे 20,000 रुपये गिफ्ट किए हुए हैं। आपने मेरे से कुछ भी नहीं सुना। ठीक है, तो वो थैंक यू कहना मामा पापा को, और उनको बता देना कि हम सर जैन कह रहे थे कि हमने तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है। तो लूप वन में 45 को क्रॉस नहीं करना। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वेरी टेक्निकली आई फील कि मुझे सेट अगर स्लो करता है तो मुझे ये भी निकाल देना चाहिए था, 4 मार्क का। एक और क्वेश्चन मैंने यहां देखा, मुझे लग रहा था मुझे स्लो करेगा। मैंने देखो लूप छोटा कर लिया, सेट भी निकाल दिया 4 मार्क का, और 3 मार्क की स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल दी। ठीक है। 7 मैंने और निकाल दिए भाई। इट इज बेटर टू हैव अ स्मॉलर लूप वन देन हैविंग अ बिगर लूप वन भाई, याद रखिएगा। हाँ, तो 37 38 पे मैं ज्यादा खुश हूं। चलो कैलकुलेटर पकड़ो, जल्दी से आओ, क्वेश्चंस करवाओ। ऑल राइट। बेटे देखो, मैं आपको एक बात बताऊं। बेटे टीचर की एडवाइस ना मानने का नुकसान ना सिर्फ आपके पास है, आपको ही है। क्योंकि मेरा तो रिजल्ट आ गया हुआ है, मेरे तो जो अच्छे बच्चे हैं उनका भी रिजल्ट आ जाना है। तो ग्रेड की कॉस्ट किसको पड़नी है बेटे? आपको पड़ेगी बेटे। ठीक है, तो आप अपने साथ ये ज्यादती ना करो बेटे। यहां तक लिखना है, 5 जाते हुए 1 डोनेट करेगा तो 4.24 हो जाएगा बेटे, ये 4.24। ठीक है। 34195 इंटू सिग्निफिकेंट फिगर। बेटे यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे जाएंगे, 1 जाते हुए कुछ नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 34,000। कौन से जीरोस को रिमूव करना होता है? कौन से जीरोस को? अननेसेसरी जीरोस को। इनमें से कोई अननेसेसरी नहीं था, ये बेटे जीरो रिमूव हो गया। डन हो गया। एंड ए एंड बी शेयर 104 and 7/6। ठीक है। आइए जल्दी से, पेपर में सोचने का टाइम नहीं है। आपने ये याद रखना है, पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट करेंसीज दो हैं, एक आपकी ब्रेन पावर और एक आपका टाइम। हम ना ब्रेन पावर को मिस यूज करना चाहते हैं ना टाइम को बेटे। तो बॉक्सेस बनाएंगे जल्दी से, पार्ट्स एक्चुअल गिवन फाइंड लिखेंगे। गिवन है टोटल, टोटल है बेटे मेरे पास, टोटल पार्ट्स हैं 13 और टोटल है 104। मुझे ए के लिए वैल्यू चाहिए, ए के पार्ट से 7, यहाँ आ जाएगा x। 13x इज इक्वल टू 7 into 104। इससे क्या कंजर्व हो रहा है? इससे हमारी ब्रेन पावर कंजर्व हो रही है। x इज इक्वल टू 7 into 104।
ओवर 13, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4/13। तो आंसर आ गया 56। ए को अगर मिले 56 तो बी को कितने मिलेंगे? तो बी को मिलेंगे 104 में से 56 माइनस कर दो, तो 104 माइनस आंसर, तो मिलेंगे 48 मिलेंगे। आगे चलिए जल्दी से। राइट डाउन 6300 इन मीटर्स बेटे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 63 आंसर आ जाएगा। ठीक है आगे आइए जी। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में लेके जाना है, क्या करेंगे बेटा? डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, 0.45 आंसर आ जाएगा। ये वो चीजें हैं जो नोट्स में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखी हुई हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है बेटे, इनको सिंप्लीफाई होता है सिर्फ जो लाइक वाइज चीजें होती हैं उनको इकट्ठा कर दें, 5a में 2a ऐड कर दें, और बेटे 3b में से 7b माइनस कर दें। 5a में 2a ऐड करेंगे तो 7a हो जाएगा, 3b में से 4b माइनस करेंगे तो -4b हो जाएगा, तो 7a माइनस 4b इसका आंसर आ जाएगा आपके पास बेटे। सेम बेसिस डिवाइड हो रही है तो बेटे पावर्स क्या हो जाती है? माइनस हो जाती हैं। आंसर आ गया c की पावर 8। अब ये कैम्ब्रिज का पेपर है, ठीक है, आप खुद ही सोच लो। राइट डाउन ऑल इंटीजर वैल्यूज, इंटीजर कौन होते हैं बेटे? राइट डाउन ऑल इंटीजर वैल्यूज विच सेटिस्फाई फ्रॉम -3 टिल 1, -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो इनक्वालिटी कहां से स्टार्ट हो गई, कहां तक जा रही है बेटे? -3 से लेके 1 तक ये वैल्यूज हैं, -3 इंक्लूडेड है, तो कौन कौन आएगा? -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, क्या 1 आएगा? 1 तो इंक्लूडेड ही नहीं है। 0.5 आ सकता है क्या? 0.5 नहीं, इनको ऑर्डर में नाम भी लिखो, कोई इशू नहीं। इनको ऑर्डर में नाम भी लिखो, कोई इशू नहीं है। डन हो गया। हाँ, पुराने वो रूल चेंज हो गया उष्मा, उष्मा वो पुराना वाला रूल चेंज हो गया, डॉटेड और वो वाला ना रूल चेंज हो गया बेटे। वो रूल चेंज हुआ बेटे, सिलेबस चेंज हुआ उसमें, पुरानी वीडियो नहीं लिखो। हाँ डन हो गया। नो वी डोंट नीड टू शो एनी वर्किंग इस क्वेश्चन के लिए। आगे 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 भागो। चलो, एफ ब्रैकेट 2 का क्या मतलब है? फंक्शन एफ में जाओ, 2 पुट करो, 6 - 5 आंसर 1 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। चलो, जी ऑफ एक्स इज 18, 2 - 6x इज 18। जी ऑफ एक्स की जगह बेटे उसकी वैल्यू लगा दी, ये देखो जी ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू लगा दी, इज 18, -6x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू -16/6 आ जाएगा, -8/3 आ जाएगा बेटे। डन हो गया। एफ ऑफ जी ऑफ 4, अच्छा मुझे बताओ ये कैसे करना होता है? ये पहले किसको देते हैं फिर किसको वैल्यू देते हैं? ये 4 इनपुट पहले किसको मिलेगा? एफ ऑफ जी ऑफ 4, 4 पे पहले कौन अटैक करेगा? पहले जी अटैक करेगा, और फिर जो आंसर आएगा वो एफ अटैक करेगा। तो दैट मीन्स, ये मेरी असेंबली लाइन याद है आप लोगों को? ये इनपुट दे रहे हैं हम 4, हम एक्स की वैल्यू 4 इनपुट दे रहे हैं, पहले किसको मिलेगी? पहले बेटे मिलेगी जी फंक्शन को जो करीब है, और फिर बाद में मिलेगी जाके एफ फंक्शन को। सो पहले मिलेगी जी को, बाद में मिलेगी एफ फंक्शन को, ठीक है। पहले जी फंक्शन को दे दें इनपुट, तो जी फंक्शन था 6 - 2x, सो जी फंक्शन को 4 इनपुट दिया, तो 2 - 6 इंटू 4, 2 - 24 -22 आंसर आ गया। इससे आउटपुट आया -22। बेटे ये -22 अब एफ को दे दें प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। एफ फंक्शन ने कहा, एफ फंक्शन को -22 दे दिया आपने, तो ये आ गया 3 इंटू -22 -5, तो -66 -5 इज -71। तो बेटे ये जब पूरा नंबर प्रोसेस होकर बाहर निकला तो ये क्या आ गया? -71। ठीक है, एक और मेथड भी है बेटे इसको करने का। आप पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एक फंक्शन बना लें बेटे, पहले एफ फंक्शन लिखेंगे 3 ब्रैकेट -5, ठीक है, इसके अंदर जी फंक्शन डाल देंगे बेटा, दैट इज 2 - 6x। बेटे इसको इकट्ठा कर लेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 2 6 -3 6 18x -5। बेटे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 6 - 1 आ जाएगा, 1 - 18x।
अब इसमें 4 पुट कर दें बेटा, एफ ऑफ जी ऑफ 4 निकालना है, तो 1 - 18 × 4 कर देंगे। तो 18 4 × 72 होता है, 1 - 72 क्या आ जाएगा, -71। आपको दोनों बातें अलाउड हैं, दोनों से कर सकते थे। रोहान बेटे, इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन जरा थोड़ी डेप्थ में होते हैं टाइम्स, तो मैं इसलिए अवॉइड कर रहा होता हूँ, स्लो डाउन कर रहे होते हैं। जी, domain of g of x is this. Should I do it in loop 1 or loop 2? It will go in loop 2. ठीक है, it will go in my loop 2. ठीक है, I don't want to slow down and think on it. ठीक है, anything that slows you down to think on it should not be here. यार देखो मेरी बात सुन, तुम लोग ना एक गलती कर रहे हो। तुम लोग अभी तक सोचते हो कि लूप 1 वो चीजें हैं जो मेरे से हो गई थी, तुम लोग जस्टिफाई करते हो, सर ये मेरे से हो गया था। राइट, आई डोंट जज यू। हो गया था, बिल्कुल सही बात है, बट इट स्लोड यू डाउन, डिड इट नॉट? डन हो गया। जल्दी 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 जल्दी। शामिल बेटा, मैं क्लास के एंड पे कराऊं? शामिल क्लास के एंड पे बेटी, ठीक है। वो कल हम भूल गए थे, आज मैं याद रखूंगा। ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट टाइम क्या है बेटे, 3 माइनस होता जा रहा है, फिर 3 माइनस कर दो, 7 - 3 is 4। नाउ वी नो द वैल्यू इज 4। अरिथमेटिक सीक्वेंस है, एमस्टर्म इज इक्वल्स टू, एमस्टर्म इज इक्वल्स टू a plus n minus 1 into common difference। a कौन है जी, 16 plus n minus 1 into common difference कौन है, -3। 16 plus 16 minus 3n plus 3, 19 minus 3n। तो ये तो बिल्कुल ऐसे मजे का था। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था इसमें, फैक्टराइज करें आई एन जी। 5 और x कॉमन निकाल लें बेटे, x + 3y आ जाएगा। 5x कॉमन निकाल लिया, x + 3y कॉमन आ गया। बेटे अब ग्रुप करें, क्या इसी ऑर्डर में ग्रुप हो रहे थे या नहीं हो रहे थे? क्या ग्रुपिंग हो रही थी इसी ऑर्डर में? मुझे ठीक लग रहा है ग्रुप, हाँ ऐसे ही लग रहा है। 2 और x कॉमन ले लो, a + 2b, -3 और y कॉमन ले लो, a + 2b। सो 2x - 3y, a + 2b। फाइनल आंसर आ जाएगा। सो द लूप 1 इज नेवर अबाउट कि क्या आपसे हो जाएगा क्या नहीं होएगा। इट इज अबाउट क्रिएटिंग अ स्मूथ फ्लो जिसमें तुम स्लो डाउन नहीं हो। 16 कहां से आया था? 16 फर्स्ट टर्म थी ना, क्वेश्चन शान से पेपर नहीं अटेम्प्ट करके आई ना? a + n - 1 × d है ना? सेट लूप 1 में हाँ आसान था, शायद मेरे ना मार्क्स ज्यादा हो गए थे इसलिए मैंने कम करवाया। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट। अच्छा बेटे, मीन के लिए क्या निकालते हैं, ऊपर निकालते हैं मिड वैल्यू और नीचे निकालते हैं एफ एक्स। 17 18 + 24/2, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऐड करके ना। 18 + 24/2, 21, 24 + 40/2, 32, and 40 + 100/2, 70। एफ एक्स की वैल्यू 17 × 5, 85, 31 × 21, 52, 19 × 32, 608, और 70 × 25, 1750। जरा देखने इनमें से कोई गलत तो नहीं? 651 है, 19 × 32। कौन सा वाला कह रहे हो? 21 × 31, 651, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखना यार, वो मेरे से जल्दी गलती होगी कोई। चलो, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स है 85, 651 प्लस कोई और गलत तो नहीं है? बडीज कोई और वैल्यूज तो गलत नहीं? +608, 1750 ओवर सिग्मा एफ क्या था, 80 था, क्वेश्चन में बताया हुआ था। तो बेटे यहाँ से मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 38.675।
जी बेटे ये देखो, क्वेश्चन पेपर के बाहर क्या लिखा हुआ है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर पे देके आना आंसर। 3 पे। एग्जामिनर खुद मार्किंग स्कीम में कितने सिग्निफिकेंट फिगर लिख रहा है? खुद वो 5-5 पे लिख रहे हैं। ठीक है, खुद वो 5-5 पे लिख रहे हैं। ऑलराइट। अच्छा जी, परसेंटेज ऑफ द मेंबर्स हु वर मोर देन 24 ईयर्स ओल्ड। ले जी, 24 से ज्यादा वाले देखिएगा। 24 से ज्यादा वाले कितने लोग थे बेटे? 24 से ज्यादा वाले लोग कितने थे? मोर देन 24 जिनकी एज थी बेटे। तो बेटे ऊपर एजेस थी, 24 से आगे वाले ये लोग थे। 19 + 25 लोग थे, इससे आगे वाले। सो बेटे मोर देन 24 थे। 19 एंड 25, राइट, ऐसे ही। 19 + 25 कर दिया तो कितने हो गए लोग? 44 लोग हो गए बेटे। अच्छा, इसमें सोचना कम पड़ा था इसलिए मैंने लूप वन में कर दिया। ठीक है, तो परसेंटेज निकालनी थी तो क्या किया बेटे, 44/80 × 100, 55%। आप इसको लूप टू में भी कर सकते थे, ये लूप वन में भी आराम से हो रहा था। 50 कैसे भाई, कैसे 55%? लॉन्ग डिवीजन में का में जीरो का बिल्कुल नहीं, कब आता है? मरियम खान, ये मतलब तेरे 1 क्लास के बच्चों वाले मसले हैं, मैं कैसे खत्म करवाऊंगा इनको? अच्छा मुझे याद करवाना, वीकेंड पे याद कराना, मैं वीडियो बना दूंगा। लॉन्ग डिवीजन में जीरो कब आता है? मैं कहाँ जाऊं, मैं किधर काबू आ गया हूँ? किन लोगों को मिल लिया मैंने? ऑल राइट। कोई नहीं, कोई मरियम मैं करा दूंगा मेरा बेटा, तू टेंशन ना ले, मुझे तो वीकेंड पे याद कराई, मैं तुझे करा दूंगा। तो मेरे रोने धोने की टेंशन ना लिया कर, ये एक्टिंग तो मैंने करनी होती है, काम तो मैंने पूरा करवाना है ना। काम तो मैंने पूरा कराना है ना, तुम टेंशन ना लो, तू मुझे बस याद करा दे। चलो जी, ये इक्वेशन। अच्छा गाइस, वीकेंड जरा लोडेड आ रहा है, याद रखना, ठीक है, वीकेंड ऐसे भरा हुआ है। हो सकता है मैं क्लास को किसी दिन ना, मैं शायद सैटरडे और संडे में से किसी दिन क्लास को स्ट्रीम से रिप्लेस करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने वीकेंड के ऊपर मैंने एम रखा हुआ है कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन लाजमी रिसेंट ईयर्स की करवानी है। ठीक है, तो वो हो सकता है क्लास के टाइम के अंदर ही ना, स्ट्रीम का टाइम डाल के तो क्लास को आगे बाद में, क्लास को मतलब वो कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और उसकी जगह पे हम स्ट्रीम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि स्ट्रीम लंबी मैं 3-4 घंटे टाइप की चाह रहा हूँ, तो वो क्लास ना वो बीच में टाइम टेबल में तंग करती है फिर। ऑलराइट जी, इक्वेशन निकालनी है, 2 डेसिमल प्लेस पे देना, फार्मूला लगाने लगे। ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू -16 है, सी की वैल्यू -100 है। तमीज से सारी वैल्यूज लिख के आना। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² -4ac/2a। बेटे क्या कोई फॉर्मूला लिखना होता है मैथ्स में? मैथ्स में फॉर्मूला लिखना होता है? द आंसर इज नो। लेकिन दिस इज द ओनली फॉर्मूला दैट आई वांट यू टू राइट एक्चुअली, क्योंकि बच्चे यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखते तो गलती करते हैं। पहले पेज से जाके फॉर्मूला देख लेना और लाजमी लिखना बेटे, फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है। -16 का स्क्वायर -4ac, बच्चे अक्सर गलती करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ओवर 2a, 16 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, बेटे अंदर क्या आ रहा है, 16 का स्क्वायर माइनस प्लस 42800 3056। बेटे एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी, 16 प्लस अंडर रूट 3056 ओवर 14, और एक्स इज इक्वल टू 16 माइनस अंडर रूट ऑफ। बेटे क्या आ रही हैं दो वैल्यूज, जल्दी से बताइएगा। ठीक है बेटे, इधर देख लें, मैं आपको दोबारा दिखा दूं, एग्जामिनर ने जो मेन मार्क रखा होता है, वो जब बच्चा फॉर्मूला में वैल्यूज प्लग इन करके दिखाता है, इस स्टेप का मार्क होता है। सो अगर आपने ये मार्क गेन नहीं किया, आपको आगे मार्क कटने शुरू हो जाएंगे। 5.09 और -2.81। आगे चलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेटर कभी नहीं यूज करना बेटे, इधर मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेरा बच्चा बहुत मार पड़ेगी तुम्हें अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करोगे तो। ऑल राइट बेटे, बटरफ्लाई बनाएंगे। 3x x+2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x-1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे x-1 x+2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
अब ये सिंप्लीफिकेशन नहीं है, ये इक्वल टू 3 है। अगले स्टेप में हम ये इधर लेके चले जाएंगे। लेफ्ट साइड को ओपन कर लेते हैं। 3x² प्लस 6x प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स x माइनस 1 x प्लस 2। बेटे अब देखो, ये हो जाएगा 3x² प्लस 10x माइनस 4 और इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स x² माइनस x प्लस 2x माइनस 2। 3x² प्लस 10x minus 4 is 3x squared minus 3x plus 6x minus 2 minus 6। बेटे 3x स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर आ जाएगा जी 10x माइनस 4 और इधर आ जाएगा 3x माइनस 6। सो 10x माइनस 3x is 4 minus 6। 7x is equals to minus 2। x is equals to negative 2 over। मैंने कोई गलती की? आई थिंक मैंने कोई गलती की। व्हाट डिड आई डू? नहीं, सही किया, -2% सही। सबको समझ आ गया? क्लियर हो गया? हाउ दे गिव 4 मार्क्स फॉर दिस? अच्छा देखो बेटे, पहली बात वो कहते हैं एलसीएम ले ले बच्चा जिस टाइम पे, तो उसको एलसीएम ले ले और उसके बाद उसको एक्सपैंड कर ले। यहाँ पे 2 मार्क्स दे देना, फर्दर सिंप्लीफिकेशन का 1 मार्क देना उसको, और फाइनल आंसर का 1 मार्क देना। ठीक हो गया? डन। राइट ही राइट। अच्छा जी, व्हाई डिड वी, अच्छा बच्चों एक कॉन्सेप्ट सीखना, क्या मैं इस स्टेज पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता था? अब बेटे वो 3x² इधर जाके 3x² से माइनस होके खत्म हो जाना था ना मेरा बेटा। बेटे हमने 3 बाद, हम 2 काम कर सकते हैं ना। हम यहाँ इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले खोल सकते हैं, 3 बाद में मल्टीप्लाई कर लें, या 3 किसी एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लें बाद में खोल लें। एक तरह से काम करेंगे ना। तो अच्छा बेटे ये देखिए, जब तक आपने कॉमन डिनोमिनेटर ना लिया हो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जब तक कॉमन डिनोमिनेटर ना लिया हो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये याद रखना है आपने। चलिए 21 पे आइए। अच्छा अब बेटे मेरी बात सुनो। डू यू नाउ फील के अब अगर किसी ने सोचने वाले पार्ट्स भी लूप वन में डाले थे तो लूप वन बहुत लंबा हो जाता है। आवर गोल इज कि हमने आधे घंटे में लूप वन खत्म करना होता है। जी, नियरेस्ट के बाद .1 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब बेटे? एक्यूरेसी कितनी है? 0.1। एरर कितना है बेटा? 0.05 का। अपर बाउंड लिखनी थी विड्थ की, तो अपर बाउंड विल बी इक्वल टू 5.4 प्लस 0.05, 5.45। पेरीमीटर of the rectangle is this to the nearest of this। अब ये भी nearest to, इसका भी एक्यूरेसी 0.1 है और एरर है 0.05 का। बेटे एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और बेटे अब इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ है। तो बेटे हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2L+2W, ऐसे ही है। अच्छा तो अगर मुझे यहां से लेंथ के लिए फॉर्मूला चाहिए, तो बेटे मैं कहूंगा लेंथ इज इक्वल्स टू पेरीमीटर माइनस 2W/2। पहले मैं लेंथ के लिए फॉर्मूला बना लूंगा। पहले मैं क्या करूंगा? लेंथ के लिए फॉर्मूला बना लेंगे। नहीं नहीं, अच्छा बेटे उष्मा मुझे 1 मिनट देना, मैं ये कॉन्सेप्ट आपका ठीक करता हूँ, वापस जाके मुझे याद कराना है इस क्वेश्चन के बाद। अच्छा बेटे पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? पेरीमीटर ऑल द आउटर बाउंड्रीज है ना आपके पास, तो 2 दफा लेंथ आ गई बेटे और 2 दफा विड्थ आ गई, तो 2L+2W। अब मुझे लोअर बाउंड चाहिए लेंथ की, ना लेंथ की वैल्यू दी हुई है, ना लेंथ के लिए बेटे हमें क्या दिया हुआ है, उन्होंने अपर लोअर बाउंड के लिए कोई एक्यूरेसी दी हुई है। तो हम पहले लेंथ के लिए फॉर्मूला बना लेंगे, दैट विल बी पेरीमीटर में से 2W जाके माइनस हो जाएंगे, फिर ये वाला 2 जाके डिवाइड हो जाएगा। अब बेटे हमें लेंथ की चाहिए लोअर बाउंड, तो बेटे आगे प्लस माइनस की इक्वेशन है बेटे। तो बेटे जो चीज पॉजिटिव होती है उसको सेम एरो मिलता है, जो चीज नेगेटिव होती है उसको उल्टा एरो मिलता है। आपने यहाँ पे पेरीमीटर का लोअर बाउंड डालना है। पेरीमीटर की लोअर बाउंड क्या आएगी? 26.4 में से 0.5 माइनस कर लो। लोअर बाउंड फॉर पेरीमीटर इज 26.4 माइनस 0.05, 26.35 आ जाएगी। बेटे ये 26.35 इधर डाल देंगे, -2 टाइम्स विड्थ की बेटे अपर बाउंड डालनी, वो निकाली हुई आपने 5.45 डिवाइडेड बाय 2, और बेटे हमारे पास यहां से आंसर आ जाएगा 7.725। बेटे दिस इज
लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। अगर किसी को ये चैप्टर नहीं आता, में एक बात याद रखनी है, आप जो भी मर्जी लोगे बेटा, आपने फॉर्मूला जिस चीज को आप फाइंड कर रहे हो, आपने पहले उसको सब्जेक्ट बनाना है। आपने लोअर बाउंड ऑफ लेंथ चाहिए ना आपको, तो पहले आपने लेंथ को सब्जेक्ट बनाना है, और लेंथ को सब्जेक्ट बनाने के बाद फिर आपने डिसाइड करना है बेटे आपने अपर और लोअर बाउंड कौन सी लेनी है। बेटे लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी एक दफा जाके पहले चैप्टर सीख ले। मैंने इसकी पूरी वर्कशीट यूट्यूब पे सॉल्व की हुई है। मैंने इसकी पूरी वर्कशीट सॉल्व की हुई है। 7.8 इज द रॉन्ग आंसर बेटे। इसका आंसर एग्जैक्ट ये आना है, कोई और राउंडिंग ऑफ नहीं आनी। ठीक हो गया? डन माहिन जी बेटा, ये ठीक है। हम्म। नबिया बेटे जाके चैप्टर पढ़ो। नियरेस्ट टू के बाद जो चीज लिखी होती है वो एक्यूरेसी होती है, उसको टू से डिवाइड करें तो एरर आता है। यार तुम लोग बिना चैप्टर पढ़े कैसे दिन गुजार रहे हो? मतलब तुम लोग अगले दिन आते कैसे हो बिना सिलेबस पढ़े? मुझे समझ नहीं आ रही तुम लोग क्या कर रहे हो। तुम लोगों को आ रही है? अच्छा, सो ये वो पार्ट मार्क्स थे जो बेटा विच वर सो सिंप्लीफाइड एंड इजी के हल लो। ठीक है। अच्छा, मुझे 2 मिनट का ब्रेक चाहिए। आई विल कम बैक एंड हम लूप टू स्टार्ट करते हैं। ये पेपर हम इंशाल्लाह आज खत्म कर लेंगे। ये पेपर हमने आज इंशाल्लाह खत्म कर दिया है। ठीक है। मुझे बस 2 मिनट देना, आई विल बी बैक इन 2 मिनट।
जी buddies, I am. जी buddies, I'm back. Okay, so sorry यार, तुम लोगों को वेट करना पड़ा। अच्छा जी। Right, let's start. Let's start. Let's start. All right. अच्छा जी। रेक्टेंगल। अच्छा, अब जब हम लूप वन से लूप टू में, मैं क्या खाने गया था? मैं कुछ नहीं खाने गया था भाई। मैं वॉशरूम गया था। मैं एक टीचर हूं ना, तो मैं तो पूछ नहीं सकता कि सर मे आई गो टू द वॉशरूम है। तो मैंने तो तुम लोगों को ये कहना ना, तुम लोग वेट करो मेरा, तो मैं आता हूँ। ऑलराइट, चलो इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। इंक्वायरी बिठा देते हैं साथ ही। हाँ अभी किधर गए थे? ठीक है। ऑलराइट, आ गया हूँ, वापस आ गया हूँ। चलो। अ रेक्टेंगल। अच्छा, जब लूप वन से लूप टू में जाएंगे तो व्हाट इज गोइंग टू चेंज ड्रास्टिकली? व्हाट इज गोइंग टू चेंज ड्रास्टिकली? योर स्पीड। वो जो भी हम अफरा तफरी में ठा 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 करते हुए क्वेश्चंस कर रहे थे, अब हम रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा स्लो करेंगे और समझ समझ के क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस को अगर हमने तेज पढ़ा तो ये गलत हो जाएंगे। ठीक है। A rectangle has dimensions this by this. The rectangle is enlarged by a scale factor of this. Work out the dimensions of the enlarged rectangle. चैप्टर कौन सा भाई, ये बताइएगा। चैप्टर बताइए। एनलार्जमेंट किसमें पढ़ी थी आप? एनलार्जमेंट पढ़ी थी आपने ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसफॉर्मेशन में स्केल फैक्टर का एक फॉर्मूला पढ़ा था। स्केल फैक्टर का फॉर्मूला पढ़ा था के स्क्वायर, सॉरी, के इज इक्वल्स टू इमेज लेंथ ओवर ऑब्जेक्ट लेंथ। याद है आपको? के इज इक्वल टू इमेज लेंथ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट लेंथ। के क्या होता है? के स्केल फैक्टर होता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास, पहले हम दोनों डायमेंशंस के लिए कर लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट की लेंथ, तो इमेज की लेंथ आ जाएगी यहां से। सो जब ऑब्जेक्ट लेंथ है बेटे मेरे पास 2.4, एक डायमेंशन है, तो के की वैल्यू हमें पता है 3.25 है। तो यहां से इमेज की लेंथ आ जाएगी। तो 2.4 का जो इमेज है वो क्या होगा? 2.4 इंटू 3.25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये लेंथ आ गई 7.8। सो दिस लेंथ विल बिकम 7.8। इसका इमेज 7.8 आ जाएगा। सेम सारा फॉर्मूला एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी वाली लेंथ के लिए, और दूसरी वाली लेंथ की 5.6। ठीक है। तो इमेज लेंथ ओवर ऑब्जेक्ट लेंथ से बेटे हम दोनों दफा दूसरी वाली इमेज लेंथ भी निकाल लेंगे। तो जब लेंथ 5.6 है, तो उसकी लेंथ क्या आ जाएगी बेटे? 18.2। दिस लेंथ इज 18.2। तो बेटे अब देखो, 7.8 बाई 18.2। डन हो गया। अच्छा, बेसिकली फॉर्मूला क्यों याद रखना है? क्योंकि इसी टैक्टिक से, अली इमरान मैं बताता हूँ कॉम्प्लिकेट मैं क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि बेटे इसी टैक्टिक से एक और क्वेश्चन आएगा पेपर में, और वो आएगा बेटे एरिया का। वो कहेंगे ऑब्जेक्ट का इमेज, ऑब्जेक्ट का एरिया बता रहे हैं हम, तो इमेज का एरिया बताओ। ठीक है। गए सर, हसन अभी वेट कर रहे हैं, आधा घंटा वेट कर लो, कोई मसला नहीं है। वो अभी नहीं काम करवा रहे शुरू, डोंट वरी। जिन लोगों ने सर हसन की स्ट्रीम लेनी है, सर वेट कर रहे हैं, डोंट वरी। ऑल राइट, डन हो गया। वो उनको लगा था मैं ए लेवल्स पढ़ा रहा हूँ इस टाइम पे। So shade one more small box so that is this box has a rotational order of 2। अच्छा, इमेजिन करो ये बॉक्स तुम्हें दिख रहे हैं।
अगर रोटेशनल ऑर्डर 2 है तो इसका मतलब अगर मैं इसको एग्जैक्ट रोटेट करूं, एग्जैक्ट रोटेट करूं 180 डिग्री, तो ये देखो ये यहाँ पे है, और इसको अगर मैं 180 डिग्री रोटेट करूं तो ये सेम शेप नजर आनी चाहिए। देखो कौन सा बॉक्स है जो एडिशनल शेड होना है, जो नहीं हुआ हुआ शेड। दिस इज द बॉक्स दैट हैज टू बी शेडेड। ठीक है, दिस इज द बॉक्स दैट हैज टू बी शेडेड। ठीक है, ये दोबारा देख लो, दोबारा देख लो बेटे, ये ओरिजिनल शेप थी। अब रोटेशनल ऑर्डर 2 है तो बेटे 180 डिग्री के ऊपर पड़ा होगा, 180 डिग्री रोटेट करेंगे और कंपेयर करेंगे कि कौन कौन से बॉक्स शेड हुए हुए हैं ऑलरेडी। ऊपर वाली लाइन में 3 होने थे, वो तीनों हुए हुए हैं। नीचे वाली लाइन में होने थे 2, वो हुए हुए हैं। तो अब हमारे पास कौन सा बॉक्स शेड होने वाला है बेटे? ठीक है, तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर में जो बॉक्स है वो शेड होने वाला है। ऑल राइट। अच्छा जी, शेड वन बॉक्स सो दैट इट हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। बेटे कौन सा बॉक्स होगा जिसके लिए वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? सो अगर मैं ये लाइन ऑफ सिमेट्री ले लूं तो इसके लिए तो बहुत सारे बॉक्स कलर करने पड़ेंगे। इसके लिए ये वाला करना पड़ेगा, इसके लिए ये वाला करना पड़ेगा, इसके लिए ये वाला करना पड़ेगा, तो वन बॉक्स तो नहीं होगा इसके लिए। अगर मैं ये लाइन ऑफ सिमेट्री ले लूं तो इसके लिए ये वाला बॉक्स करना पड़ेगा कलर। ठीक है, सो अगर मैं वन लाइन ऑफ सिमेट्री ले लूं, ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हम ले लें तो दिस सीम्स टू बी द लाइन, राइट लाइन ऑफ सिमेट्री। बेटी ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है। नोटिस करो हर बॉक्स के लिए अगला कॉरस्पॉन्डिंग बॉक्स शेडेड है, इसके लिए ये 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 शेडेड है। सिर्फ कौन सा बॉक्स नहीं शेडेड है? इब्राहिम, मैंने सॉरी बेटे पहले नहीं देखा कोई मैसेज, तो स्किप हुआ होगा। तो बेटे ये वाला बॉक्स हम शेड कर देंगे। शेड पेंसिल से करना है हमेशा, शेड पेंसिल से करना है मेरा बेटा। और ऐसे बस डैश डालनी है, बस ऐसे कलर नहीं करना पूरा। ऐसे नहीं नहीं, आपने पेपर में लाइंस करके आनी है। ठीक है, सिमेट्री का रोना धोना हम अलग से करेंगे एक दिन। सिमेट्री का इंडिविजुअल रोना धोना अलग से करेंगे। चलें स्टार्ट। प्रोबेबिलिटी में तो खास तौर पे हमने स्लो डाउन करना होता है क्वेश्चन को। A bag contains, a bag contains, ये मेरा बैग है, it contains 4 black tiles, 6 white tiles, so black है 4, white है 6 और total है 10। जी, a tile is chosen from the bag and then replaced, then replaced का क्या मतलब है? बैग तो चेंज ही नहीं होगा। सो ये 4/10 और ये 6/10 है। याद है विद रिप्लेसमेंट में क्या होता था बेटे? विद रिप्लेसमेंट में वैल्यूज तो नहीं चेंज होती थी आगे वाली। सो सारी वैल्यूज 4/10 और 6/10 रहेंगी, क्योंकि बैग का साइज चेंज नहीं हो रहा। ट्री डायग्राम कंप्लीट समझ आ गया? सारी वैल्यूज 4/10 और 6/10 होंगी। विद रिप्लेसमेंट है, आपने उठा के वापस रख दिया, बैग का साइन सेम हो गया, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो आप यही बैग बेसिकली सेम बैग दोबारा बन रहा होगा, सेम बैग इधर बन रहा होगा, सेम बैग इधर बन रहा होगा, क्योंकि आपने एक टाइल निकाली और निकाल के वापस रख दी बेटे। ठीक है, डन हो गया। वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टाइल्स आर वाइट। चलिए दोनों टाइल्स वाइट हैं, कौन सा चांस होगा बेटा? वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी बोथ टाइल्स आर वाइट, ये होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ वाइट। बेटे इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 6/10 इंटू 6/10, 36/100, 18/50 लिख देंगे। आप डेसिमल में भी लिख के आ सकते हो, कोई इशू नहीं है उनको। आप 18/50 लिख दो, आप डेसिमल में लिख दो, ठीक है, दोनों तरह से सही होएगा। डन हो गया। ऑलराइट, Amina invests $480 into a saving account. The account pays simple interest at a rate of 3.6 per year. Calculate the value of investment at the end of 5 years. बट हमने $480 को स्टार्टिंग अमाउंट को इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर, तो हमारे पास एक साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। 480 इंटू 3.6/100। सो बेटे मेरे पास $17.28 आ गया इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 5 से। तो 5 ईयर्स के लिए रखा था आपने, तो 5 ईयर्स में टोटल इंटरेस्ट कितना मिला इनको? तो $86.4 टोटल इंटरेस्ट मिल गया।
फाइनल वैल्यू क्या आएगी बेटे? फाइनल वैल्यू आएगी 418 का अपना था, प्लस 86.4 इनमें ऐड हो गया, प्लस 480 कर देंगे, तो 566.4 आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। वो सॉरी, मैंने वो और फाइनल कट हो रहा था 9/25। थैंक यू बेटे। ऑल राइट। बेन इन्वेस्ट $600 in a different saving account. They pay compound interest in this year. फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड। अब यहाँ पे ध्यान रखना, पिछले पार्ट में फाइनल वैल्यू पूछी हुई है और इस पार्ट में इंटरेस्ट पेड पूछा हुआ है, तो ये ना थोड़ा ट्रिक चलाते हैं एग्जाम में। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + r/100 होल रेज टू पावर n। बेटे स्टार्टिंग वैल्यू थी 600, 1 + इंटरेस्ट रेट था 2.7 पर ईयर, तो ओवर 100, तो ऊपर ईयर्स आएंगे, 4 ईयर्स आगे। बेटे फाइनल वैल्यू आ गई उसकी इन्वेस्टमेंट की 600 bracket open 1 + 2.7 divided by 100 whole raised to the power of 4 आ गई बेटे 667.47। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब बेटे मसला ये है कि उस बंदे के पास पहले कितने पैसे थे, स्टार्ट में कितने पैसे थे? स्टार्ट में उसके पास पैसे थे 600, एंड के ऊपर पैसे कितने होंगे उसके पास? 667.47। तो बेटे इंटरेस्ट कितने का मिला होगा उसको, माइनस करके चेक कर लेंगे। 667.47 माइनस 600, तो बेटे 167.47। ठीक है, और सॉरी जीरो, खाली 67। आई एम सो सॉरी, आई सब्ट्रैक्टेड वेरी बैडली। सॉरी सॉरी सॉरी, आई सब्ट्रैक्टेड वेरी बैडली। इट इज मैंडेटरी टू राइट आंसर इन थ्री कैमरे का है। मरियम बेटे उनको मार्किंग स्कीम दिखाओ ना, जाके उनको कहो कि इधर आओ, ये देखो ये मार्किंग स्कीम है। मार्किंग स्कीम तो नहीं लिख रही 360। अभी देखो बेटे, ये वो टीचर्स हैं बेसिकली बेटा, इन्होंने ना मार्क्स स्कीम नहीं पढ़ी हुई ना। बेटे ये देखो, अब 67.47 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटे? 4 है ना। अब टीचर को बोलो बेटे क्या मैंडेटरी ना, क्या मैंडेटरी, ठीक है, सही है। तो वो मार्किंग स्कीम खुद 4 पे लिख रही है। फिर मैंने आपको लर्नर गाइड से भी पढ़ाया था ना कि यू नॉट पेनलाइज इफ यू गिव योर आंसर्स मोर देन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर बेटे मार्किंग स्कीम में भी लिखा होता है, ठीक है। डन हो गया। तो आपने ज्यादा सारे डेसिमल प्लेसेस लगाने, वो एग्जामिनर कर लेंगे। लो जनाब आओ। डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन -8। डोमेन क्या होता है बच्चों? डोमेन होती है इनपुट वैल्यूज। फाइंड द रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स। तो फॉर रेंज वी विल मेक अ ग्राफ। हम कहेंगे जी ऑफ एक्स एक ग्राफ है, दैट इज 2 - 6x। डू यू guys agree with me if I show you a downward going line and I say this is g of x? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, -6x +2 है बेटे, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन। y इज इक्वल टू -6x +2 है, तो ये क्या है बेटे? ये है स्ट्रेट लाइन। बेटे जो स्ट्रेट लाइन होती हैं, जरा अटेंटिव होइएगा। बेटे जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं उनका y इंटरसेप्ट होता है और ग्रेडियंट होता है। क्योंकि ग्रेडियंट नेगेटिव था तो इसलिए नीचे को जा रही है, और y एक्सिस के ऊपर ये कहां पे कट कर रही होगी? 2 पे। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा कि ये वैल्यूज नहीं हमें चाहिए। हम आपको बता रहे हैं कि दिस वैल्यू इज लेस देन -8। एक डाउनवर्ड ऐसे रैंडम लाइन लगाई हुई है वैसे तो मैंने। सो -8 से पीछे की, -8 से आगे की वैल्यूज अलाउड है आपको। आपको सारा ग्राफ नहीं अलाउड, आपको -8 से आगे का ग्राफ अलाउड है। चलिए -8 पे चल के वैल्यू चेक करते हैं क्या दे रहा है ग्राफ। सो मैं -8 पुट करूंगा। 48 + 2 आंसर क्या आ गया बेटे? 50। इस टाइम पे वैल्यू है 50। अब आपको पूरा ग्राफ नहीं अलाउड, आपको कहां से आगे का ग्राफ अलाउड है बेटे? आपको -8 से आगे का ग्राफ। अब आपको सिर्फ ये ग्राफ अलाउड है। बेटे रेंज होती है वैल्यूज ऑफ वाई दैट अ ग्राफ कैन कवर। रेंज होती है बेटे वैल्यूज ऑफ वाई दैट अ ग्राफ कैन कवर। बेटे व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई दैट योर ग्राफ कैन टच? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई? जी, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y दैट योर ग्राफ कैन टच? दैट इज 50। उसके बाद सारी वैल्यूज लेस देन 50 हैं, तो आप कहेंगे देखें सर y की सारी वैल्यूज लेस देन 50 हैं। जो y की वैल्यूज होती हैं बेटे वो रेंज होती हैं, तो g ऑफ x की सारी वैल्यूज क्या होंगी बेटे? लेस देन 50 होंगी, ये आपकी रेंज होगी बेटे। ये आप फाइनल आंसर रेंज में लिख के आओगे।
तो बेटे रेंज बताने के लिए क्या करते हैं हम हमेशा, रेंज बताने के लिए हम हमेशा ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ बता एग्जामिनर हमें बता देता है कि ग्राफ कहाँ से आगे चलेगा। सो एग्जामिनर ने कहा था कि ग्राफ -8 से आगे का देखना सिर्फ, ठीक है। तो हमने पहले देखा कि जब हम -8 पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर, तो बेटे इक्वेशन से आंसर आया 50। सो जब मैंने बेटे ग्राफ में फंक्शन में -8 पुट किया बेटे, तो मेरे पास आउटपुट आया 50। उसके बाद बेटे ग्राफ में जो उसके आगे का अलाउड था, तो अब देखो बेटे ग्राफ नीचे को जा रहा है, तो वो सारी वैल्यूज को कवर करेगा जो वाई एक्सिस की करेगा। बेटे एक गोल्डन रूल है, मेरी पिछली फंक्शंस की स्ट्रीम एक दफा पहले देखो, ताकि बेसिक आइडिया बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं तुम लोगों ने देखा होगा। बेटे देखो, मैं एक बात समझाता हूँ, मैं तुम लोगों को एक बात समझाता हूँ। मैं हर स्ट्रीम से पहले कह के जाता हूँ बच्चों क्लास स्ट्रीम ले लेना, ठीक है। अब यहाँ पे 500 से ऊपर लोग बैठे हुए हो तुम लोग, शाम को स्ट्रीम में होते हैं 300 लोग सिर्फ, ठीक है। तो क्लियरली तुम में से कितने सारे लोग वो छोड़ते हैं ना, ठीक है। तो अभी तुम पूछोगे कि सर ये समझ नहीं आ रहा, तो मतलब मैं कैसे समझा सकूंगा, ठीक है। तो मैंने अभी जो फंक्शंस की बिल्कुल पिछली स्ट्रीम करवाई हुई है, ये देखो मैं उसमें तुम्हें दिखा देता हूँ। मैंने बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें। मैंने उसमें ये जो मैंने अभी बिल्कुल ग्राफ बनाया जिस तरह से, और ग्राफ से वो बोली, रेंज बोली, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। वी डिड दिस स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस, कि अगर आपके पास लाइन दी हो तो पहले आपने लाइन का ग्राफ बनाना है, लाइन का ग्राफ बनाने के बाद आपने वैल्यूज प्लग इन कर देनी है, और वहां से वैल्यूज से हमें पता चलेगा कि वाई की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं, ठीक है। इसी तरह बेटे हमने यहाँ पे भी देखा था। तो इसलिए बच्चों स्ट्रीम्स एक दफा लाजमी देखो। हम्म। चल आगे चलते हैं। ऑलराइट, यूनिवर्सल सेट में 2 से लेकर 12 तक सारे नंबर्स, एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 36। अच्छा, पहले प्राइम नंबर्स लिखवा लें। 2, 3, 5, 7 and 11। x is a factor of 36। 1 तो होता है लेकिन 1 नहीं है यहाँ पे। 2, 3 के टेबल में भी आता है, 4 में भी आता है 36, 6 में आता है 36, और 36 में 12 में आता है 36। जी बेटा, कोई कॉमन है इन दोनों के बीच में? 2 और 3 कॉमन थे, और यहाँ पे आ जाएगा 5, 7 और 11, और यहाँ आ जाएगा 4, 6 और 12। अब 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे आगे 8 बाहर आएगा, 9 भी नहीं है, 9 भी बाहर आएगा, 10 भी नहीं है, 10 भी बाहर आएगा, 11, 12 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा एक सेकंड, मैंने गड़बड़ की है, 9 इधर आना है, गलती हो गई, सॉरी। 9 इज अ फैक्टर ऑफ 12, आई मिस दैट। थैंक यू बच्चों। ऑल राइट, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पता है ये असल में, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले बी कॉम्प्लीमेंट की लिस्ट बना लो, सामने याद है हमने कहा था बी कॉम्प्लीमेंट पहले बना लिया करेंगे। सो बी कॉम्प्लीमेंट की लिस्ट बना लो। सो वो होगी 2, 3, 4 के बाद आएगा 5, 6 इधर है, 7, 8, 9 इधर है, 10, 11 और 12 इधर है। और ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ए था 2, 3, फिर 4, 5 के बाद 6, 7 के बाद 8, फिर 9, फिर 10 और 12, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, किन किन को ऐड कर देना, ये ए और बी कॉम्प्लीमेंट को, इन दोनों को इकट्ठा कर दो। तो दोनों को कंबाइन करके दो बेटा। जी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बताइए, हमारे पास कौन कौन आ जाएगा यहाँ पे इसके पास। सो 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 4 भी आएगा ना, नहीं 4 नहीं आएगा, 5। 5 दो दफा लिखेंगे या एक दफा लिखेंगे? एक दफा लिखेंगे, यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना। और 7 और 8 और 11, 10 और 11, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। ये आगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बताइए जी, पहले तो मुझे बताएं ए और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन कौन कौन है। ए और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन कौन कौन है बेटे? हम्म, एक तो 5 है, एक 7 है, और एक 11 है। 5 है, 7 है और 11 है। तो अब मुझे बताइए एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? 3। बताना है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 3 थे। ये बिल्कुल ऐसे बच्चों वाला क्वेश्चन था, इसके अंदर कोई इशू नहीं आना चाहिए था बच्चे को। डायग्राम की मदद से ज्यादा आसान है लिस्टिंग करना बेटे। चले, राइट दिस एज एन ऑर्डिनरी नंबर, राइट दिस एज एन ऑर्डिनरी नंबर। हम्म
चलो, राइट दिस एज एन ऑर्डिनरी नंबर। कैलकुलेटर से करना आता है? अच्छा, कैलकुलेटर पे जरा लिखो क्या आंसर आता है। जरा इधर आओ, मैं तुम्हें कैलकुलेटर पे एक स्टेप दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, ये जरा मेरे साथ है ना। ब्लर कहाँ से खत्म होता है? एक सेकंड यार, मुझे जरा ब्लर खत्म करने दो। पोर्ट्रेट इफेक्ट खत्म करिए। ओके, कैन यू सी द कैलकुलेटर? या, ओके। सो 1.23 इंटू 10 की पावर -4 जब मैं लिखता हूं ना, तो मेरा कैलकुलेटर भी ऐसे ही दिखाता है। ऐसे ही तुम लोगों का कैलकुलेटर भी ऐसे ही दिखा रहे हैं ना? 1.23 इंटू 10 की पावर -4। अच्छा, एक बटन होता है वो ना, इसको ऑटो जीरो पे लेके जा सकता है। ये तुम्हें ईएनजी वाला बटन पता है? ईएनजी। ये जरा ईएनजी वाला बटन प्रेस करके देखो क्या होगा। पहली दफा प्रेस करोगे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, फिर दूसरी दफा प्रेस करोगे, पावर देखो कहाँ चलेगी। पावर चलेगी 6 से 9 पे चलेगी। फिर 9 से 12 पे चलेगी। अच्छा, ENG ये यहाँ पे लिखा होता है, 8 के बिल्कुल ऊपर है। 7 और 8 के बिल्कुल ऊपर है। ठीक है। अच्छा, नोटिस करो कि जब आप खाली ENG प्रेस कर रहे हो ना, तो पावर और नेगेटिव होती जा रही है। अब आप शिफ्ट के साथ ये ENG प्रेस करो, शिफ्ट के साथ ENG प्रेस करो। नोटिस करो पावर कम हो रही है। और ये देखो, यहाँ पे आगे -3 पे आ गए। फिर शिफ्ट के साथ ENG एक दफा और प्रेस करो, तो पावर क्या होगी बेटा? वो देखो, 10 की पावर क्या होगी बेटा? 10 की पावर 0 होगी। ठीक हो गया? 10 की पावर क्या होगी? 0 होगी। तो जिस टाइम पे 10 की पावर 0 हो जाएगी, वो वैल्यू होगी। फिजिक्स वालों को ये बटन काफी काम आता है जिंदगी में। 0.0000123। ठीक हो गया? और मैं एक सेकंड स्क्रीन वापस शेयर कर। ठीक है। खाली ईएनजी का बटन प्रेस करोगे तो वो नेगेटिव पावर्स में लेके जाता है। शिफ्ट के साथ प्रेस करो तो वो पॉजिटिव में आता है बटन। हम्म। कैलकुलेटर पहले पकड़ लो ना भाई, समझ नहीं ऐसे आएगी। शबान, आपके पास कैलकुलेटर है? कैलकुलेटर आपने पकड़ा नहीं हुआ हाथ में, तो रोला आप ऐसे डाल रहे हो, समझ नहीं आई, समझ नहीं आई। ठीक है। कैलकुलेटर पे लिखो, पहले ये वाला नंबर लिखो, 1.23 इंटू 10 - 4 इक्वल टू लिखो। आप ईएनजी का बटन प्रेस करो, 2-3 दफा प्रेस करो, पावर नेगेटिव में जा रही है ना। तो आप शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करो, हर दफा शिफ्ट के पास बार प्रेस करो, तो पॉजिटिव में आ जाएगी। हमें नॉर्मल नंबर चाहिए। नॉर्मल नंबर क्या होता है? जिसके अंदर 10 की पावर नहीं होती है। जब 10 की पावर 0 आ जाए तो वो नॉर्मल नंबर होगा आपका। चलो जी, आगे आ जाए। ऑल राइट, अब बेटे ये देखिए। अ, अब हमें मालूम है कि ये जो प्लस करते हैं हम इनको, अब ये जरा थोड़ा सा टेक्निकल था, देयर वाज रीजन मैंने इसको ना यहाँ से निकाला था। अच्छा, सो अब x × 10⁻⁴ है यहाँ पे। अगर मैंने ये फाइंड करना है, तो कैन आई डू दिस कि बजाय इसके कि इनको आपस में एंगेज करें, हम इसको उधर जाके माइनस कर दें। तो अगर मैं x × 10⁻⁴ को इधर अकेला रखूं, कहना है इसे 9.1 इंटू 10⁵ माइनस 8.2 इंटू 10⁻⁴। ठीक है। तो अब बेटे इन दोनों को माइनस कर दें। और ये देखिए, सो 9.1। कैलकुलेटर में ना बड़े सेंसिटिव होते हैं कैलकुलेटर्स डेसिमल्स को लेके। 10⁻⁵ ब्रैकेट्स को लेके, सॉरी। ब्रैकेट माइनस, फिर से नई ब्रैकेट ओपन कर लो, 8.2 इंटू 10⁻⁴। और बेटे ये हमारे पास आ गया, x × 10⁻⁴ is 8281230। अब मसला है, मसला ये है कि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो क्या आप मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके दे सकते हो? तो आप कहोगे जी बिल्कुल, यहाँ से डेसिमल उठा के इधर लेके आए। सो दिस विल बिकम 8.28 इंटू 10⁻⁴। अभी 10⁻⁴ 0 होगी। लेफ्ट जाएंगे तो पावर इंक्रीज करती है बेटा, 5 स्पेसेस गए, 5 स्पेसेस इंक्रीज कर जाएगी। तो x इंटू 10⁻⁴ इज 8.28 इंटू 10⁻⁵।
इक्वल टू तो प्रेस कर लो ईमन। ईमन इक्वल टू तो पहले प्रेस कर लो। उसके बिना ही गिर जा रही। ऑलराइट। ऑलराइट, तो अब हमारे पास आ गया 8.28। और वाई पावर है बेटे वो 5 है हमारे पास। डन हो गया। ऑल राइट, ऑल राइट। डन हो गया। ऑल राइट, अच्छा जी। चलिए, फाइंड द थ्री इनइक्वालिटीज दैट रिप्रेजेंट दिस अनशेडेड रीजन। चलिए बताइए, ये क्या इनइक्वालिटीज हैं। तो हमने इसका एक तरीका सीखा था। हमने इसका एक तरीका सीखा था। वो क्या तरीका था? अरे नहीं, ये क्या कर रहे हो मराम, ये क्या कर रहे हो बड़ी, कैलकुलेटर अलाउड है, ये तुम क्या कर रहे हो? किन चक्रों में पड़े हो तुम? नॉन कैलकुलेटर वाले तरीके से कर रहे हो। जी, इसका क्या तरीका सीखा था हमने? पहले लाइंस की इक्वेशन लिखते हैं। नहीं, इसको लूप वन में नहीं रखते क्योंकि ये स्लो क्वेश्चन होता है। ये लूप वन में नहीं रखते, ये स्लो क्वेश्चन होता है। अच्छा मेरी देखिए, ये इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू, और वन y इज इक्वल्स टू 2। आपका जो रीजन है वो इससे नीचे है बेटा, तो क्या लगा देंगे हम इसके लिए? हम क्या लिखेंगे? y इज लेस देन 2। डॉटेड लाइन है तो खाली लेस देन लगाएंगे, सॉलिड लाइन होगी तो इक्वल टू साथ लगाएंगे। ठीक है, दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालते हैं बेटा। ये दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए। चलिए इधर आओ, ये दो पॉइंट्स लेते हैं यहाँ पे। एक पॉइंट है 2,1, एक पॉइंट है 2,4 और 4,2। तो ये है 2,1 एंड 4,2। ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, y2 - y1 ओवर x2 - x1। 1/2 ग्रेडियंट आ गया बेटे मेरे पास। तो इस लाइन की इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू 1/2x प्लस c की वैल्यू जीरो है बेटा, y इंटरसेप्ट जीरो है। बेटे अब किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं बेटे। बेटे y इंटरसेप्ट जीरो है ना बेटे, ये लाइन जीरो में से गुजर रही है y एक्सिस के ऊपर। तो बेटे इस लाइन की इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 1/2x। एक वर्किंग किसी और कलर से करते हैं, कंफ्यूज करेगी। बेटे ये इक्वेशन आ गई बेटे इस लाइन की, y इज इक्वल टू 1/2x। बेटे अब मुझे देख के बताएं, इस लाइन से, ये जो लाइन है, इससे ऊपर है आपका रिक्वायर्ड रीजन या नीचे है? इससे ऊपर है या नीचे है? इस लाइन से y इज इक्वल टू x से ऊपर है हमारा रीजन। तो ऊपर है तो हम क्या लगाएंगे बेटे? ग्रेटर देन। सॉलिड लाइन है तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और अगर सॉलिड लाइन नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, दूसरी आ गई। तीसरी लाइन की इक्वेशन निकालोगे, कैसे निकालोगे? पहले ग्रेडियंट के लिए कोई से दो पॉइंट्स ले लोगे। सो मैं ये दो पॉइंट साथ साथ वाले ले लेता हूँ। सो ये है -2 and 4, और ये है -1 and 3। सो इसके लिए ग्रेडियंट निकाल लीजिए पहले। Gradient will be equal to y2 - y1, 3 - 4 over x2 - x1, -1 minus -2। 3 - 4 is -1, -1 plus 2 is +1। आंसर आ गया -1। तो ग्रेडियंट आ गया -1। इक्वेशन होती है बेटे y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो बेटे y इज इक्वल टू -1x प्लस c की वैल्यू क्या लगाएंगे बेटे? c के लिए हम लगा लेंगे, लेट्स पुट y की c y इंटरसेप्ट है बेटे विच इज 2। तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई -x प्लस 2। बेटे अब इस लाइन से ऊपर है आपका रिक्वायर्ड रीजन या नीचे है? बेटे इस लाइन से आपका रिक्वायर्ड रीजन ऊपर है या नीचे है? आपका नहीं, लेफ्ट और राइट नहीं देखना। लेफ्ट और राइट सिर्फ वर्टिकल लाइन का देखना है। हॉरिजॉन्टल और स्लांटिंग लाइन में लाइन के देखना है ऊपर जाने से आता है रीजन या नीचे जाने से आता है। तो लाइन के बेटे ऊपर जाने से रीजन आता है। यहाँ पे इस लाइन के ऊपर जाने से रीजन आ रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और स्लैंटिंग लाइन दोनों के लिए बेटे सिर्फ अप और डाउन देखना है, सीधा अप और डाउन देखना है। उनका ऊपर जाने से रीजन आ रहा है, तो इसके लिए भी बेटे हम क्या लिखने वाले हैं? y इज ग्रेटर देन -x प्लस 2। बेटे अब नीचे डैश कब लगाना है, कब
नहीं लगाना। बेटे जब डॉटेड लाइन होगी तो नीचे डैश नहीं लगाना। ठीक है, डॉटेड लाइन होगी तो नीचे डैश नहीं लगाना, और सॉलिड लाइन होगी तो नीचे डैश लगाना है। तो अब बेटे तीन इनइक्वालिटीज लिखवाओ, क्या लिखी है आपने? y इज लेस देन 2, और y इज ग्रेटर देन हाफ x, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये उस बच्चे का वीक होगा जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आती मेरा बेटा। ये उस बच्चे का वीक होगा जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आती। ठीक है, अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं ले आती आपको, तो आप लाइन की इक्वेशन नहीं बना सकते। जब आप लाइन की इक्वेशन नहीं बना सकते तो आप लेबल नहीं कर सकते उसको। ठीक है, डन हो गया। तो अब हमने ये, अब मैंने ये इसका ना प्रोसीजर भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखो मैंने इनइक्वालिटीज में ना इस बात का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस, मेक वाई सब्जेक्ट एंड लेबल ऑन द ग्राफ, नाउ डिसाइड ग्रेटर देन और लेस देन साइन। अगर आपका रीजन अबव है तो उसका मतलब है ग्रेटर देन, और बिलो है तो लेस देन लगाना है। एक्सेप्शन है वर्टिकल लाइन की। वर्टिकल लाइन में लेफ्ट और राइट लिखना होता है बेटे आपने। वर्टिकल लाइन में बेटे आपने लेफ्ट और राइट लिखना होता है। तो और सॉलिड लाइन होगी तो नीचे इक्वल टू के साइन आएंगे, और अगर डॉटेड लाइन होगी तो इक्वल टू का साइन नहीं हुआ करेगा। डन हो गया, ऑल राइट। चलिए जी, सर्कल्स में आ जाते हैं जी। हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी द अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम स्ट्रेट अवे राइट नाउ? आर यू एबल टू आइडेंटिफाई अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम? ट्राइंगल है, सर्कल है, और टैंजेंट है। ट्राइंगल, सर्कल और टैंजेंट इज द रेसिपी फॉर दिस दिस वन। तो बेटे ये वाला x और ये वाला 50 आपस में इक्वल होंगे। सो बेटे दिस एंगल इज गोइंग टू बी 50। ऑलराइट, ये आइसोसेलेस है तो कहना इसे दिस इज 50 एज वेल। बेटी आइसोसेलेस था, ये और ये इक्वल थे लेंस। ये और ये दो लेंस इक्वल थी तो ये दो एंगल्स भी तो 50 होने चाहिए थे। ये भी 50 तो वो भी 50, तो सामने वाला एंगल निकल आएगा 180 में से माइनस करके 80 आ गया। इधर क्या आ जाएगा बेटे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की वजह से क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा बेटे। ठीक है, सारों की प्रॉपर्टीज में दोबारा बोल देता हूं, दोबारा देख लें। बेटे ये देखें, ये वाला 50 और ये वाला 50 आपस में इक्वल हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की वजह से। क्योंकि बेटे ये जो ट्राइंगल के अंदर का एक एंगल होता है ये बाहर वाले इस एंगल के इक्वल होता है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की वजह से। क्योंकि ये 50 है तो ये सामने भी 50 होगा। ठीक हो गया। और उसके बाद बेटा ये 50 और ये 50 इक्वल है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्वेश्चन ने मार्क करके दी थी, हमें खुद से नहीं पता थी। तीसरी बात बेटे, ये अगर 50 और 50 है तो 180 में से माइनस करेंगे तो ऊपर वाला आंसर 80 आ जाएगा। फिर बेटे आप उसके बाद क्या करेंगे? आप बेटे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं, तो अगर वो 80 है तो सामने वाला एंगल 100 होगा क्योंकि उनका सम 180 होगा। डन हो गया जी। एक्स की वैल्यू 50 क्यों आई बताइए? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। थ्योरम के स्पेलिंग ठीक याद करके जाना प्लीज। थ्योरम के स्पेलिंग ठीक याद करके जाना प्लीज। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, गिव अ ज्योमेट्रिकल रीजन फॉर ईच स्टेप ऑफ योर वर्किंग। तो पहले तो हम कहेंगे कि एंगल एफ बी ई is 50 because it is an isosceles triangle. ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे 180, सो एंगल ऊपर वाला आ जाएगा ई एफ बी 180 minus 50 is 80 because sum of angles in triangle is 180। और उसके बाद बेटे हम ऑपोजिट वाला निकाल देंगे, ई डी बी इज इक्वल्स टू, और ये y इज इक्वल्स टू 180 minus 80, that is 100 because of cyclic quadrilateral। ऐसे लंबे चौड़े खत नहीं लिखना जी। ऐसे लंबा चौड़ा खत नहीं लिखना एग्जामिनर को। आपने इस तरह स्टेप बाय स्टेप बोल के आना है एग्जामिनर को कि हर बार में आपने कौन सी प्रॉपर्टी पिक की। नहीं, जिस तरह मैंने लिखा है ऐसे लिखना है।
सेंटेंसेस नहीं लिखने एग्जामिनर के लिए, सेंटेंसेस नहीं लिखने। ठीक है। अब बेटे देख लो दोबारा एक दफा समझ लो। बेटे ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बेटे इक्वल थी। जब दो लेंथ्स इक्वल होती हैं तो उनके दो एंगल्स भी आगे इक्वल होते हैं। ठीक है। दो लेंथ्स इक्वल होंगी तो दो एंगल्स भी आगे इक्वल होंगे बेटे। सो ये वाला एंगल 50 है तो ये वाला एंगल 50 होगा। अब ट्राइंगल में टोटल एंगल 180 होता है तो 50 और 50 100 हो गया। 80 180 180 में से माइनस कर देंगे तो 80 आ जाएगा। और फिर बेटे यहाँ पे देखो हमारे पास बेटे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है बेटे। डन हो गया। यहां तक बात क्लियर होगी। आगे आ जाइए 18 पे आ जाइए जल्दी से। एम एन जी वाला बटन प्रेस कर लो, खुदा का वास्ते क्लास जाया करनी बंद कर दो। ऑलराइट ऑलराइट। अली मैंने कॉशियसली थोड़ा ऊपर लिखना शुरू किया, मुझे डर था कि कहीं लाइनें खत्म ना हो जाए। मैंने इसलिए ऊपर लिखा। तो वो एक्सेप्टेबल होता है इजी सीन है, मुझे था कि कहीं लाइनें ना खत्म हो जाए तो मैंने थोड़ा ऊपर से लिखना शुरू कर दिया था। बेटे लेंथ ये है। हाइट इज हाइट इज 3 टाइम्स द लेंथ। तो बेटे इसकी हाइट है 3x। विड्थ इज 4 सेंटीमीटर लेस देन इट्स लेंथ। विड्थ इज लेंथ में से 4 सेंटीमीटर माइनस करते हैं बेटे। सबको ये बात समझ आ गई? ये तीन वैल्यूज समझ आ गई, ये क्योंकि प्योरली सिर्फ इंग्लिश पढ़ने से आनी थी। डन। ये तीनों लाइनें इंग्लिश की हैं। इसका जवाब इसका मतलब है कि आप बेटे पेपर पे प्रॉपर टाइम नहीं स्पेंड कर रहे। कहीं आप पेपर 1 आवर 20 मिनट्स 1 आवर 30 मिनट्स में तो नहीं खत्म कर रहे हो। जवाब ऐसे ही है ना। इसका मतलब है आप प्रॉपर टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो पेपर में। हाँ आपने आपने अगला जो पेपर करना है पूरे 2 घंटे बैठना है। आपका पेपर पहले भी खत्म हो जाए तो भी आपने 2 घंटे बैठना है। ठीक है। वो आप जल्दी जल्दी करके ना बस पेपर को गुजार रहे हो, सही है। वो आप देखना एकदम से 20 मार्क्स ऊपर आ जाओगे आप इंशाल्लाह। अगर आपको क्लास में समझ आ रहा है होता हुआ और जब आपने किया था तो नहीं हुआ हुआ तो, और आप पेपर जल्दी खत्म कर रहे हो, इसका मतलब है यू आर मेकिंग अ मिस्टेक व्हाइल स्पेंडिंग टाइम ऑन द क्वेश्चंस ना। राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर हाइट आ गई बेटा मेरे पास 3x आ गई, विड्थ आ गई x-4 आ गई। जी सरफेस एरिया बेटे बताना कितनी सरफेसेस हैं इसके ऊपर। बेटे इसके ऊपर सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज दिस। काउंट करके बताओ कितनी सरफेसेस हैं। कितनी सरफेसेस हैं। अच्छा हम पहले तो देखते हैं कितनी डिफरेंट तरह की सरफेसेस हैं। डू यू सी ये ग्रीन रेक्टेंगल नीचे? डू यू सी ये ग्रीन रेक्टेंगल नीचे? इसके डायमेंशंस बताना मुझे क्या है। एक साइड है इसकी x और दूसरी है इसकी x-4, ठीक है। ऑलराइट। डू यू सी दिस ऑरेंज रेक्टेंगल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, सॉरी। इसकी डायमेंशंस बताना। 3x और x-4 वाला रेड रेक्टेंगल, इसकी डायमेंशन है x और 3x। अब सुनो बेटे। बेटे इस रेक्टेंगल का क्या मैं कह सकता हूँ एरिया x × x-4 होगा। और क्या मैं कह सकता हूँ इस रेक्टेंगल का एरिया 3x × x-4 होगा। और क्या मैं कह सकता हूँ इस एंगल का एरिया x × 3x होगा। यहां तक सब लोग मेरे साथ अग्रीड है? अरे नहीं हो रही चोरी, नहीं हो रही, जीरो इधर आओ। अच्छा सही है, ऑल राइट। अच्छा अब देखो, इतना तो सामान ही नहीं है मेरे पास जितने दिन से चोरी हो रही है। काफी इनएफिशिएंट चोरी हो रही है अगर हो रही है तो, कि वो जा ही नहीं पा रहे सामान लेके। x² - 4x इसका आंसर आ गया। इस फेस का 3x² - 12x। नहीं नहीं अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो वाकई सामान लेके जा रहे हैं, वो डिफरेंट फ्लोर पे लेके जा रहे हैं। ऑल राइट। 3x² - 12x।
और बेटे इस वाले फेस का आ गया 3x²। इस दफा तुम लोगों की ऑब्जर्वेशन ठीक हो रही है चोरी। अच्छा बेटे अब ये हो गया। अब बेटे टोटल सरफेस एरिया में ये सारे फेसेस कितनी कितनी दफा आने हैं? टोटल सरफेस एरिया विल हैव 2 टाइम्स ग्रीन वाला, 2 टाइम्स ऑरेंज वाला, और 2 टाइम्स रेड वाला। और ये है x²। डू यू गाइज एग्री विद मी सो फार बेटे? Question for using a formula of insertion that I remember. I just wanted to confirm if the method prefer follow different. I solved the question using a formula. हाँ हाँ वहां से कर सकते थे हारून। मुझे ना उस फॉर्मूला से सिर्फ एक डर लगता है हारून। वो 2LW+2LH+2WH वाला ना, उस फॉर्मूला का सिर्फ एक डर है बेटे, वो याद रख लेना वो क्या है। वो डर ये है कि अगर कोई फेस ओपन हुआ ना तो वो फॉर्मूला नहीं लगता फिर। ठीक है। तो अगर वो फेस कहीं ओपन हुआ, अगर ओपन क्यूबॉइड हुआ ना, तो फिर वो नहीं लगता। तो बेटे हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम टोटल सरफेस एरिया निकाल के 200 के इक्वल पुट करना चाह रहे हैं। तो बेटे हमने देखा कि कितनी सरफेसेस, हमने कहा ये रेड वाली सरफेस का एरिया निकाल लो, इस तरह की दो होंगी, बैक साइड पे भी तो एक होगी। इसी तरह बेटे ऑरेंज वाली बेटे एक लेफ्ट साइड पे एक सरफेस है, इसी तरह की राइट साइड पे भी एक होगी। और बेटे ग्रीन वाली बेटे एक बॉटम पे एक पड़ी हुई है, उसी तरह की एक टॉप पे भी एक होगी बेटे। ये 6 सरफेसेस को बेटे ऐड करके आंसर 200 के इक्वल रख देंगे। So 200 is equals to 2x² minus 8x plus 6x² minus 24x plus 6x². 6 plus 6, 12, 12 plus 2 is 14x², or minus 24x minus 8x minus 20 minus 32x minus 200 is equals to 0। अब बेटे सारे में से कुछ कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, आई एम सो सॉरी। 2 कॉमन आ रहा है, 7x² माइनस 16x माइनस 100। बेटे 2 उधर जाके खत्म हो जाएगा। 7x² माइनस 16x माइनस 100। तो बेटे 7x² माइनस 16x माइनस 100 इज इक्विवेलेंट टू 0। ठीक हो गया। बेटे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी नबिया, मैं बेटे दोबारा बोल देता हूँ। बेटे क्वेश्चन ने बताया था कि ये क्यूबॉइड है, इसकी बेटे तीनों, इसका टोटल सरफेस एरिया 200 है। तो बेटे हमने क्या किया, हमने हर फेस का अलग अलग एरिया निकाल लिया पहले। हमने ग्रीन फेस का अलग निकाला, ऑरेंज का अलग निकाला, रेड का अलग निकाल लिया। अब हमें मालूम है बेटे ग्रीन फेसेस दो होते हैं, ऑरेंज वाले फेसेस भी दो होते हैं, और रेड वाले फेसेस भी दो होते हैं। मैंने बेटे सारे फेसेस को 2 से मल्टीप्लाई करके बेटे इक्वल टू 200 रख दिया, उसको रीएडजस्ट किया, तो बेटे हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ वही, उसको वो एक दफा यूज कर लेंगे। हाँ ऐसे ही हारून, ऐसे ही है। तो बस मैनुअली ऐड कर ली, मैनुअली ऐड करना ना जरा सिक्योर चीज होती है। अच्छा आगे हमने ये फाइंड कर लिया, तो फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। हाइट का फॉर्मूला है 3x। बेटे हाइट का फॉर्मूला है 3x। बताइए कौन सी x की वैल्यू यूज करेंगे, बताइए कौन सी x की वैल्यू यूज करेंगे बेटे? 5.09। ठीक है, नेगेटिव तो नहीं यूज कर सकते ना, नेगेटिव तो नहीं यूज कर सकते मेरा बेटा। ठीक है तो 5.09, सो 3 into 5.09, तो 15.27। 15.27। अब बेटे देखो मैं बार बार दोबारा आपको बताता हूं कि देखो बेटे जब मार्किंग स्कीम जो है वो अलाउ कर रही है सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको, ये देखो 15.27 से थे। ठीक है 15.3, तो एग्जामिनर खुद बार बार ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर लिखते हैं। दैट इज वेयर वी नो कि बेटे सिग्निफिकेंट फिगर्स वहीं पे। अच्छा बच्चों मैंने फाइनल कंफर्म कर लिया आपके लिए भी, दोबारा भी कर लिया, मुझे वैसे भी पता था। बेटे आपके पास स्पेस नहीं खत्म हो सकती आपके पास, मेरी बात सुने। बेटे कोई भी क्वेश्चन करने के लिए आपको 3 दफा क्वेश्चन करने की स्पेस होती है। आपने हर क्वेश्चन में जगह को इस तरह 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है। आपने अपनी जगह को इस तरह 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है, फिर वर्किंग करनी है। यू विल नेवर रन आउट ऑफ स्पेस। आप ब्लैंक पेज पे नहीं कर सकते, आप किसी और जगह पे जाके नहीं कर सकते, आपने वहीं पे करनी है। ठीक है मैं उसका तरीका बता देता हूं। आपने हमेशा अपने काम को इस तरह यूं 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है। ये देखो तो मैं ऐसे रंगीन डायग्राम में बना बना के दिखा रहा हूं, वरना हम हर क्वेश्चन, ये देखो इसी क्वेश्चन को अगर आप देख लो, सो इफ आई वुड हैव बीन अकलमंद आई शुड बी स्टार्टिंग यहां पे। ठीक है, राइटिंग दिस ओवर हियर।
ठीक है। तो क्लियरली इफ यू डू इट गलत एक दफा तो पूरी एक दफा दोबारा करने की जगह है। अगर आपने दो दफा गलत कर लिया, बट अगर आपने दो दफा गलत कर लिया तो आई डोंट थिंक आप डिजर्व करते हो कि आपको तीसरी दफा करने की जगह मिलनी चाहिए। ठीक है, आप बहुत ही फारिग हो फिर। ठीक है, ऑल राइट, चलो ऑल राइट। नो सर, साद डिड नॉट से, मैंने सर साद वाले ग्रुप में ही पूछा है, उन्होंने नहीं ऐसा कुछ भी बोला हुआ। अबे उल्लुओ, क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग? ब्लैंक स्पेस का पूछ रहे हो ना? मैंने अभी जहां पे वेरीफाई किया है वो उस ग्रुप में सर साद भी थे एंड ही डिड नॉट कमेंट अपॉन इट। ठीक है ना? तो इजी, तुम लोग असल में मेरी बात सुनो ना, मेरी बात मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम लोग मेरी सुनी हुई बातें मुझे नहीं दोबारा सही वापस सुनाते, तो आई एम श्योर तुम बाकी टीचरों को कितना मिसकोट करते होगे। आधे का आंसर तो तुम इंफॉर्मेशन इनपुट लेते हो, ऐसे ही है ना? अच्छा, एक और दो, तीन क्वेश्चंस इसके रहते हैं, इसके तीन क्वेश्चंस हम कल करेंगे। कल हमने अगला पेपर करना है। अगला पेपर आपने करके आना है विंटर 25। पेपर लिखेंगे कौन सा करके आना है बड़ी? पेपर सुनने। कल भी हम स्पीड तेज रखेंगे, और कल मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा करवा दूंगा। बच्चों बाद में देख लेना नोट से भाई। क्वेश्चन 2 मीरम बाद में देख ली, तेरे पास ही है ना नोट्स, कैसी बातें करती है। अच्छा, बेटा, वो वहां पे ना स्केल फैक्टर का फॉर्मूला लगाया मीरम। एक मिनट यार, मैंने पेपर निकालना था सर, मेरा ना खराब कर दिया। रुको जरा। दिस इज 9709, नो नो, आई नीड 4024। 4024, ओके। ऑलराइट, November 25, वेरिएंट 21। पहले लूप्स मार्क करने। लूप कितने का मैक्सिमम होना चाहिए? जिस जिसका लूप आज 60 का था, कसम से बताओ कितने का होना चाहिए? आईजीसीएसई भी करवाऊंगा, दोनों करवाऊंगा मेरा बेटा। दोनों दोनों पेपर्स कराऊंगा, डोंट वरी, मैं ग्रुप में भी भेज देता हूँ। अच्छा बोलो, ऐसे प्रॉमिस करके जाओ, कितने का लूप बनाओगे? 35 से 45, 45 के ऊपर दिल भी करे तो लूप नहीं बनने देना। प्रॉमिस करो। मेरा बेटा पूरा ग्रेड आया हो जाता है वहां पे ना, पेपर में बच्चा पैनिक कर जाता है वहां पे फिर। ठीक है। November 25, वेरिएंट 21। पूरा करके आना है, पहले लूप्स कर ले। तो अगर ये प्रिपेयर कर लिया, कर ले फिर। ठीक है। आई कांट प्रिंट आउट द पेपर इफ यू टेल मी सो लेट। तो कल सुबह सुबह करवा ली हुसैन। हुसैन बेटे कल सुबह करवा ली। मैं बेटा सुबह कर लेना पेपर। हाँ, क्वेश्चन 3 शमीर, कौन सा वाला पेपर था बेटे? पेपर 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 पेपर, एक सेकेंड। 23 में मरियम कौन था जिसको क्वेश्चन 2 देखना था? ये क्वेश्चन 2 देख लो। हमने स्केल फैक्टर का फार्मूला लगाया था और हमने मल्टीप्लाई किया। क्या था बेटे? क्वेश्चन 3 ये था। शामिल ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन 3। शमीन अब तो मुझे क्वेश्चन, शमीन ये तो बॉक्सेस हैं। शमीन मैं मारूंगा तुझे, ठीक है? जाके रेशियोज का ना वीडियो देख जाके, ठीक है? बॉक्सेस सीख जाके, बहुत मार खाएगा तू मेरे से। हाउ डू यू नो हाउ टू सिंप्लीफाई? ओ, ऊपर वाला ए पार्ट में रेशियो में सिंप्लीफाई बेटा। ए पार्ट में रेशियो में सिंप्लीफाई पूछ रहा है शामिल। क्वेश्चन ने सिंपलेस्ट फॉर्म का है और मैंने कैलकुलेटर से किया, ये देखो शामिल। 175 डिवाइडेड बाय 2500 करना, और उसके बाद ये फ्रैक्शन वाला बटन दबाओगे तो वो अलग अलग कर देगा, तो उससे 7/100 कर देगा तुम्हें। शेयर बेटे, इसके ए पार्ट में पहले हमने यूनिट सेम किया और उसके बाद उनको डिवाइड कर दिया बेटे। ए पार्ट में यूनिट सेम किया, उनको डिवाइड कर दिया। आई एम नॉट क्रॉसिंग मोर देन 65 मार्क्स। सुभान यू विल पहले अपने लूप 1 में फुल मार्क्स लेके आओ। ठीक है, चलो कल मिलेंगे। अच्छा बस ना, बस बस बस, जो पूछने हैं कल पूछेंगे। अच्छा कल, कल रात से स्ट्रीम्स हैं। ठीक है, जरा ऐसे थोड़ी ख्वारी उठाने के लिए तैयार रहना। प्लीज गायब ना होना। ठीक है, चलो, ओके बेटीज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।